अलैक्म। ये हमारा आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है ऑनलाइन लेक्चर्स का। लास्ट टाइम हमने जो है मैट्रिसेस देख ली थी कि मैट्रिसेस क्या होती हैं, कितनी तरह की मैट्रिसेस होती हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम जो है अपना थोड़ा सा वापसी पीछे आते हैं। हम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे। तो मैंने ये बताया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसके लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं। अगर हम बात करें, एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो आप अपनी मैट्रिक में 9 में करते हुए आ रहे होंगे। या एक और होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दो मेथड ऐसे होते थे कि आप एलिमिनेशन में आपके पास कोई दो इक्वेशंस दी हुई होती थी, उसमें से आप जो है उनमें से कोई, सपोज करें आपके पास एक्स और वाई की टर्म में कोई दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उनमें से आप जो है कोई एक्स या वाई को आप एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, फिर इक्वेशन में पुट करके दूसरी निकालते थे, कि आप एलिमिनेशन में करते थे। सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते थे कि आप एक इक्वेशन उठाते थे, उसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते थे और दूसरी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लेते थे। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन क्या बोलूँगा इसमें, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी रहता है टू वेरिएबल में। लेकिन हम बात करें यही 3 वेरिएबल्स आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 आ जाएं, आपके पास 5 वेरिएबल्स और 5 इक्वेशन दे दी जाएं, तो इनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं कि हम सिस्टम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपने पहले भी देखी होंगी किस तरह की इक्वेशन होती हैं। तो इसमें दो तरह के केस होते हैं। एक हमारे पास होता है वो होमोजीनियस होता है, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन होमोजीनियस। ठीक है। अब कौन सा वाला कैसे पता लगेगा होमोजीनियस है, कि आपके पास जो है इक्वल्स टू के बाद जो टर्म्स होंगी इक्वेशन में वो सारी की सारी क्या होंगी, अब ए एक्स का मतलब क्या आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि इक्वल्स टू जो भी इक्वेशन होती है उसमें इज इक्वल्स टू के बाद या कोई कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है वो ज़ीरो होती है, तो ये कहलाती है होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर वो ज़ीरो नहीं है या सम सॉर्ट ऑफ कोई दूसरा नंबर है, सपोज कर लें बी, तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, हमें ये तो पता लग गया कि तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। अब हमारे पास इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन हमारे पास, सोल्यूशन की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नॉन होमोजीनियस में सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है। सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमने एक बात करी थी लास्ट टाइम कि इस सिस्टम को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। अच्छा, अब सोल्यूशन में हमने देखा था कि दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन, और एक हमारे पास होता है आपका नॉन फ्री वेरिएबल, समथिंग सम सॉर्ट ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। तो होमोजीनियस वाले केस में जो यूनिक सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है। ट्रिवियल का मतलब होता है कि सारी की सारी वैल्यू, सिर्फ ट्रिवियल की बात करूँ कि ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, x1 x2 x3 जो भी नंबर है सबकी वैल्यू ज़ीरो होगी। मतलब फॉर एग्जांपल x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, एंड सपोज करते हैं एक्स एन, जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब एक सोल्यूशन तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया ये वाला केस, और दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर जो है बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, या फिर जो है आपका अल्लाह वाला करे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है। इस केस में क्या होता है, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन में हमारे पास एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे फ्री वेरिएबल क्या है, ये कैसे आता है। ठीक है। तो हमने होमोजेनियस सिस्टम की पूरी बात कर ली कि होमोजेनियस सिस्टम में हमेशा जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
हमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा वो कंसिस्टेंट होता है, तो इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सोल्यूशन दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं, एक ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया और एक इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है जितने भी वेरिएबल हैं सबकी वैल्यू क्या है, जीरो, x1 भी जीरो है, x2 भी जीरो है, x3 भी जीरो है, और सम सॉर्ट ऑफ ये xn है कि xn तक जितने भी वेरिएबल हैं सब जीरो हैं। अगर अच्छा, ट्रिवियल तो हो गई होगा, एक सोल्यूशन तो ट्रिवियल हो गई होगा। अब पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबल है कि इन्फिनिटी मनी सोल्यूशन भी हो, कब हो, जब फ्री वेरिएबल आएगा। फ्री वेरिएबल वाला सिनेरियो बताऊंगा बाद में कि फ्री वेरिएबल का मतलब क्या होता है। नॉन होमोजीनियस में अगर आ जाएं तो नॉन होमोजीनियस में दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। पहली हमारे पास हो सकता है वो कंसिस्टेंट हो, और हो सकता है वो इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि उसका मतलब क्या है, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर कंसिस्ट, अच्छा क्यों नहीं करता, कैसे कैसे पता लगेगा, वो हम सारा बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इंट्रो देख रहे हैं कि बेसिक बेसिक होता क्या क्या है। कंसिस्टेंट में क्या होता है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन कितनी तरह के होता है, या तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा या तो नॉन यूनिक। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक, अच्छा इस वाले केस में ट्रिवियल की बात होती है, ट्रिवियल सोल्यूशन में यूनिक कहलाता है, लेकिन ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि सारी की सारी वैल्यू जीरो है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है वो जीरो हो सारी की सारी, और हो सकता है कोई और नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और नॉन यूनिक का मतलब क्या हो गया, आपके पास जो है वो इन्फाइनाइटली मैनी वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इस लीनियर इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उस सोल्यूशन में अगर एग्जिस्ट करता है तो कंसिस्टेंट कहलाएगी, सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। और नॉन होमोजीनियस में हमेशा हमेशा एक सोल्यूशन और ट्रिवियल सोल्यूशन होगा ही होगा। अब अगर हो सकता है दूसरा हो, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है हमेशा हो। अगर हो, अगर होगा तो उसमें वो इन्फिनिटी में सोल्यूशन होगा, उस केस में फ्री वेरिएबल आएगा। ठीक है, मतलब फ्री वेरिएबल वाला केस होगा तो ही हमारे पास इन्फिनिटली मनी सोल्यूशन वाला सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ट्रिवियल सोल्यूशन ही उसका आंसर होगा। नॉन होमोजीनियस में इज इक्वल्स के बाद कोई ना कोई नंबर होता है, मतलब वो कॉन्स्टेंट टर्म होती है आपके पास इक्वेशन में। दो पॉसिबिलिटीज हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या नॉन यूनिक। नॉन यूनिक का मतलब इन्फाइनाइटली मैनी। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो हम जो है कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा हमने ये देख लिया, अब हम जो है आगे जो हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि सोल्यूशन जो इक्वेशन है उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। मतलब आपके पास जो है ये इक्वेशन तो आ गई हैं सारी, इनको सॉल्व किस तरह किया जाए, किस तरह इनको उनकी वैल्यू निकाली जाए। तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे मेथड होते हैं। अच्छा, इसमें मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो सिस्टम इक्वेशन होती है उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरह मैट्रिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है मैट्रिक्स नोटेशन का मतलब क्या है कि हमने अपने कोई इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है x1 - 2x2 प्लस x3 = 0, 2x2 - 8x3 = 8, 5x1 - 5x3 = 10। यहाँ पे x1 नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन में, इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे x2 नहीं है, इसका मतलब x2 है ही नहीं, = 10। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स में। तो हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स होती हैं। एक होती है हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और एक हमारे पास होती है आपका अलग अलग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो तरह की मैट्रिक्स हैं। अब करते क्या हैं भाई, करते हम ये हैं कि हमारे पास जो है जो भी ये सिस्टम होता है इसको हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, कि जो x1 के
साथ जो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है, तो एक्स वन के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है इस वाले केस में, कुछ नहीं है, मतलब वन आ गया। दूसरी इक्वेशन में तो एक्स वन है ही नहीं, एक्स वन नहीं है इसका मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो। कुछ और होता तो एक्स वन लिखा हुआ होता। तीसरे में क्या है, एक्स वन के साथ फाइव। उसके बाद हमने एक्स टू के लिखना है, एक्स टू का यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे टू, और नीचे वाली इक्वेशन में है ही नहीं एक्स टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। एक्स थ्री का क्या है, वन, -8 और -5। ये आपकी कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें आप जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके आप कोफिशिएंट लिखते हो। आपके जो पहली पहली जो रॉ पहले का कॉलम होता है, ये आपके पास एक्स वन के लिए है, ये एक्स टू के लिए है, या एक्स थ्री के लिए। अच्छा, ये लिखना नहीं, ऊपर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सब जानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो रॉस क्या बता रही है, इक्वेशन 1 की रॉ है, इक्वेशन 2 की रॉ है, और इक्वेशन 3 की रॉ है। ठीक है, ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, नंबर आपने लिखने नहीं है ऐसे। ये तो हो गए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी सम सॉर्ट ऑफ इसी तरह होती है, उसमें चेंज ये होता है। पहले तो आपने जो आपके पास जो ये नंबर्स हैं वो आपने एज इट इज उतार देना है, 1 - 2 1, 0 2 -8 5 0 -5। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये होता है कि आपके पास जो है, आपने ऐसे डॉटेड लाइन बना के आपने वो नंबर लिखना होता है, इजी को उसको बाद दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, ज़ीरो। अच्छा, आपने करना ये है कि आप जो, हाँ, ज़ीरो, फिर क्या दिया हुआ है, 8, और फिर क्या दिया हुआ है आपके पास, 10। तो इस तरीके से आपने जो मैट्रिक्स थी, ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगी। तो फ़र्क क्या है दोनों में, कोवेशिएंट मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड आती है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इक्वल्स के बाद वाले में नंबर आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से मैट्रिसेस को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, इक्वेशन को किस तरह कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है। तो अभी, अब इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट तो कर दिया, अब क्या है, अब किस तरह इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके इक्वेशन के आंसर, मतलब इसकी वैल्यूज फाइंड करें, या एक्स वाई जो भी वेरिएबल्स होंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री या XY Z कुछ भी हो सकता है, तो किस तरीके से हम उसको अपनी सॉल्व करके उसका आंसर निकालें। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। मेथड का नाम है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, इस मेथड में करना क्या होता है, इस मेथड में हम तीन चीज़ें अब कर सकते हैं इस मेथड में। वो तीन चीज़ें क्या हैं, पहले तो बेसिक स्टेप, पहली चीज़ उसमें ये है, मल्टीप्लाई अ रॉ थ्रो बाय अ नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई, या मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, अभी टेंशन नहीं लेगा भाई ये क्या चीज़ होती है, कैसे करते हैं, और सब कराऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं। इंटरचेंज टू रॉस। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज का मतलब होता है कि आप दो रॉस को उनकी जगह चेंज करते हैं, मतलब पहली रॉ दूसरी रॉ लिखी हुई है, दूसरी की जगह पहली चली जाएगी, पहली की जगह दूसरी चली जाएगी, तो ये आप कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स वन रॉ टू अनदर। मोस्ट ऑफ ये आखिरी वाला पॉइंट समझ नहीं आया होगा कि क्या लिखा हुआ है, तो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमने ये करना है, पहला, अब हमने जब, सॉरी, ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी हमने, उसी को हम जो है सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स जो हमने लिखी थी ये वाली, इसी को हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करें, और इसका आंसर निकालें कि भाई किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
हमारे पास, अच्छा, सॉल्व करते हुए आपने करना ये है कि आपके पास आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है, ना कि सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को। किसको सॉल्व करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी पिछले सवाल में, अभी जो हमने करी थी? 105 -2, 201 -8, 10, सॉरी, -5, 0, 8 और 10। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है हमने? भाई क्या स्टेप तो लिख दिए, क्या प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि आपने करना ही होगा, जैसे सपोज करें ये आपका ये एलिमेंट है ना पहला। आपने सबसे पहले देखना है कि पहली रो में क्या नंबर दिया हुआ, ठीक है। इस नंबर की मदद से, इस नंबर की, पहले नंबर की मदद से आपने इस दूसरे नंबर को और आपने इस तीसरे नंबर को ज़ीरो बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले नंबर को उठाना है, मतलब पहले नंबर को यूज़ करके, वो यूज़ किस तरह करेंगे मैं बताऊंगा अभी। पहले नंबर को यूज़ करके आपने इसके नीचे जितने भी नंबर हैं ना सबको ज़ीरो बनाना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे जो दूसरा नंबर है इसको यूज़ करके नीचे वाले को ज़ीरो बनाना है। फिर जो तीसरा नंबर है यहाँ पे, इसको यूज़ करके ये वाले को, सॉरी, मतलब बेसिकली आपको एक तरीके से यहाँ पे आपको नंबर चाहिए और ये सारे एलिमेंट ये ज़ीरो बनाना है समथिंग, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट है ना ये वाले, क्वेश्चन ये जो एलिमेंट है सारे क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो अब किस तरह करेंगे? हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। पहला काम मैंने क्या बोला था? अच्छा, जो आखिरी ना पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें कि आप जो है वो ऐड अ कांस्टेंट टाइम 1 रॉ टू अनदर, इसका मतलब क्या है ये समझ लें आप। मैंने क्या बोला कि इस वन को यूज़ करके आपने इसको और इसको ज़ीरो बनाना है, तो यहाँ तो ज़ीरो है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, नीचे आ जाता है। अब मेरा एक सवाल ये है कि इस वन को मैं फाइव, मतलब इसको मैं ज़ीरो कैसे बनाऊंगा? इस रॉ को मैं, या इस नंबर को ज़ीरो कैसे बना सकता हूँ? ये आपके पास रॉ वन है, इसको रॉ वन बोलेंगे, इसको रॉ टू बोलेंगे और इसको रॉ थ्री बोलेंगे, ठीक है। आपको इसको यूज़ करके इसको ज़ीरो बनाना है, किस तरह बना सकते हैं? आपने पहले लिखना है कि इस रॉ का नंबर क्या है? R3, तो आपने लिखना है R3। क्या लिखना है आपने? R3, क्योंकि आप R3 के अंदर कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं, तो जिसमें चेंजिंग करने जाएंगे वो सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं इस वन को क्या करूं कि ये फाइव, क्या करके इस नंबर में ऐड करूं कि वो ज़ीरो बन जाए? तो अगर मैं वन को -5 से मल्टीप्लाई करता हूं और नया नंबर क्या? फाइव, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ये बात नहीं समझ आई तो अभी आगे समझ आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। इस वन की मदद से इस वाले नंबर को ज़ीरो बना रहे हैं, तो वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नीचे वाला नंबर बन जाए? तो वन को मुझे फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने फाइव से, अच्छा, फाइव से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो फाइव था ये प्लस का था, तो मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर ये माइनस का होगा तो +5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अच्छा, कराने से पहले एक और बात बता देता हूँ। आप पहली रो और तीसरी रो का काम करना है। आपके जो पहली रो है इसका साइन आपने क्या देखा? पॉजिटिव था, और जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो आपने क्या करना है? आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर साइन ऑल्टरनेट हो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है? उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तब अगर हम देखें यहाँ पे दोनों, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो आपने साइन क्या लगा दिया? अच्छा, लिखा प्लस ही जाएगा लेकिन नंबर क्या ले लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो आपने क्या नंबर ले लिया? -5। तो -5 और R1 की मदद से आप R3 को ज़ीरो बना रहे हैं। तो ये जो बात लिखी हुई है, ये तीसरा स्टेप जो है ना ये है, ऐड अ कांस्टेंट टाइम 1 टू अनदर रॉ। मतलब आप किसी रॉ में कोई दूसरी रो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी और ऐसे भी। तो ये बात लिखी है, ये जो हमने किया है क्या किया अगर हम देखें। अच्छा, हमारे पास R3 में चेंज आया तो बाकी रो में कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी ऐसे ही लिखे रहेंगे। 1 -2 1, 0 2 -8। तीसरी रो में चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, या आपने जो है अपने रफ में काम करना होगा, अगर चाहें तो करें, वैसे नहीं भी चाहें, नहीं भी करना चाहें तो नहीं कर, मर्जी है आपकी, लेकिन समझाने के लिए हो क्या रहा है देखें। अगर इसका पहले एलिमेंट, इसके पहले एलिमेंट से कुछ प्लस या माइनस होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे प्लस या माइनस होगा, इसका तीसरा इसके तीसरे प्लस या माइनस होगा, इसका चौथा इसके चौथे से प्लस या माइनस होगा कुछ, ठीक है। किस तरह होगा? हमने लिखा R3, तो R3 का एलिमेंट क्या है? 5 प्लस -5, और इसके करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट क्या है? 1।
आपने प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बचा आपके पास, 0। नेक्स्ट आ जाता है, अगला नंबर एलिमेंट क्या है, 0 प्लस -5, और ऊपर एलिमेंट क्या है, -2। तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो 5 × 2 क्या बचेगा आपके पास, 10। तो आपने क्या लिख दिया, 10। -5 और 1, तो -5 प्लस -5 और 1। अगर हम देखें -5 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो यहाँ क्या बचा, -10। और आखिरी क्या है आपके पास, 10 प्लस -5, और ऊपर क्या था, 0। ऊपर यहाँ पे क्या था, 0। तो क्या बचा आपके पास, 10। तो उम्मीद है इससे समझ आया होगा। आपने इस 1 को यूज़ करके इस वाले 5 को 0 बना दिया, मतलब इस 1 की जगह सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। तो आप, एक तो 0 था, दूसरे को किस तरह 0 बनाया, इस वाले स्टेप से। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसके नीचे 0 बन गया, अब इधर आ जाता है। हमने इस नंबर के नीचे भी 0 बनाना है, मतलब 2 को यूज़ करके कुछ, 2 को किसी तरह यूज़ करना है। और हमने जो है इसके नीचे जो नंबर है 10, इसको 0 बनाना है। किस तरह बना सकता हूँ, मुझे R3 में चेंज लाना है वापसी। R3 लिखूंगा, दोनों साइनें प्लस हैं, तो नंबर जो होना चाहिए वो माइनस का होना चाहिए। और R2 से चेंज ला रहा हूँ, तो R2। यहाँ एलिमेंट है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 बन जाए तो वो 5 होगा। तो 5 लिखा हमने, और दोनों साइन प्लस की, तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा। तो अब होगा क्या, हमें R3 में चेंज ला रहे हैं, तो पहली रो ऐसी आ जाएगी, दूसरी रो भी ऐसी आ जाएगी, और तीसरी रो में चेंज आएगा। तो शायद देखें, ये 0 है, ये 0 है, तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट, कुछ R3 लिखा हुआ है, तो R3 का एलिमेंट क्या है, 0 प्लस -5, R1 का एलिमेंट क्या है, 0। तो 0 ही बचेगा। दूसरा एलिमेंट क्या है, 10 प्लस -5, तो प्लस -5, और R2 हमारे पास क्या है, 2। अच्छा, अब अगर देखें पिछले उसमें हमने R1 से किया था, अब R2 से कर रहे हैं, तो R2 का ना रो 2। तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 0। 0 बचा। अगले एलिमेंट क्या है, -10 -5, और आपका R1 क्या है, R1 आपका ये 1 है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपका अल्लाह भला करे, -10 प्लस, और ये आपके पास बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 15। ठीक है। और आखिरी आपके पास क्या है, 10, बल्कि नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, 1 नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये आगे था ना, -8 था, सॉरी। तो -10 और प्लस का 40, तो आपके पास क्या बचेगा, ये 30 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आखिरी क्या, के ऊपर 10 है, तो 10 प्लस -5, और ऊपर के 8 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अल्लाह करे, यहाँ बचेगा आपके पास -30। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -30। तो आपने देखा कि पहले स्टेप में हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करा R1 को, और R3 में ऐड कर दिया। दूसरे स्टेप में आपने R2 को मल्टीप्लाई किसी नंबर से, और R3 में ऐड कर दिया। इसको इस तरह समझना, अगर ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन लिखी हुई है कि 2x प्लस 4y = 6, और एक और इक्वेशन लिखी है कि आपके पास जो है वो x + 3y = 9। आप करते क्या थे, आप जो है इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराते थे, और आपस में ऐड करा लेते थे, सब्ट्रैक्ट करा लेते थे। तो आप समथिंग कहते थे कि भाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट। क्योंकि आपको इसका नंबर सेम बनाना होता था, तो आप क्या करते थे, उस वाली को 2x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करना, तो 2x प्लस 4y देखो, तो 6, सबकी साइन नीचे चेंज हो जाती थी, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाता था। और कुछ ना कुछ यहाँ से बच के 6 - 4 समथिंग को 2y, और 18 - 6, और देखो सो सम सॉर्ट ऑफ 12 आ जाएगा। और आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल, सेम काम हम भी यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे वो जी, ये जो इक्वेशंस है ना, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, तो इसको समझेंगे R1 है, रो 1 और रो 2 है।
बस इसको ना मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ कर वही काम रहे हैं, लेकिन इसमें करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें हमें स्टेप्स पता होते हैं, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी दो वेरिएबल हैं तो आसानी से कर लिया, लेकिन तीन या चार वेरिएबल हो जाए तो मसला हो सकता है। तो खैर हमने ये दो स्टेप कर लिए। अब अगर हम देखें, अब हमें जो यहाँ भी कोशिश करें वन बना ले, क्या कर रहे हैं, वन बना ले। वन किस तरह बना सकते हैं, अगर मैं बोलूँ मुझे 30 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, वन आ जाए, तो 30 को मैं 1/30 से करूँगा, तभी मेरे पास वन आएगा। सही है, तो मुझे यहाँ वन बनाना है, तो मैं क्या स्टेप कर सकता हूँ, मैं लिखूँगा कि मैं R3 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ किससे, 1/30 से। तो आपने लिखा बाय 1/30 R1, मतलब मल्टीप्लाई करा रहे हैं 1/30 को R1 से, ठीक है। या इसको इस तरह ही बोल सकते हैं, 30 से डिवाइड करा रहे हैं, एक ही बात है। तो आप R3 में काम कर रहे हैं सारे, तो ऊपर वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही आ जाएंगी। तो ज़ीरो ज़ीरो, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, -30 को करेंगे तो माइनस का वन आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब क्या कर सकते हैं हम, अब आपने करना यह है कि इसी तरह अगर आप कोशिश करें यहाँ भी वन बना लें, ये तीनों वन हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्यों कर रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है वन बनाने की, लेकिन अक्सर केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वन कैसे बना सक वन कैसे बना जाए। तो वो जब भी ऐसी कंडीशन है कि वन बनाना है, तो और जिस नंबर को वन बनाना है, तो आपको उस पूरी रॉ को उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे टू को वन बनाना है तो क्या कर सकता हूँ मैं लिखूंगा बाय 1/2 R2 को वन बनाना, तो इसलिए मैं डिवाइड करा दूंगा। रॉ वन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब रॉ टू को मैं टू से डिवाइड कराऊंगा तो 0/2 0, 2/2 1, -8/2 -4, और 8/2 4, 0 0 1 और -1। तो ये हमारे पास ये आ गई। हमारे पास जो है अब और कुछ इसमें फिलहाल अभी और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैंने बोला था ये तीनों जीरो बनने आने चाहिए, तो ये तीनों जीरो बन गए, और बाकी यहाँ पे वन वन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब इसका आंसर किस तरह लिखेंगे हम, एक चीज़ कहलाती है, कहलाती है बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि आपने यहाँ से ना बिल्कुल एंड से शुरू करना होता है, जो भी आखिरी होता है। तो शुरू में मैंने बताया था ये x1 वाला है, ये x2 वाला है, ये x3 वाला है, तो आखिरी x3 है, तो अब x3 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, वन, तो इसका मतलब है कि यहाँ बच क्या रहा है, 1x3, और ये इक्वल्स के बाद के नंबर था, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस का वन। ठीक है। तो आप जो है यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका यहाँ से पहले एलिमेंट उठाना है, कौन सी रो में, एक्स थ्री वाली रो में, तो x3 लगाया इज इक्वल्स टू -1। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वन लिखते नहीं है, तो x3 का यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, -1। आपको x3 मिल गया भाई। आगे आ जाते हैं, x3 यहाँ से आ गया, और ऊपर चले जाएंगे। ये जो रो x2 वाली है, तो क्या नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, x2। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये x3 वाली है, तो -4 x3 इज इक्वल्स के बाद 4 लिखा हुआ है। x3 तो आप निकाल चुके हो, पुट कर दो यहाँ पे, क्या आया था, -1। तो +1 इज इक्वल टू 4, 4 -1, तो x2 के आगे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x2 3 आ गया, और पीछे चले जाते हैं, पहले आपने x3 निकाला, फिर आप x2 और फिर x1। तो x1 की क्वेश्चन देखें क्या बन रही है, ये हमारे पास ये आ गई, ये यहाँ से ये आ गई, और यहाँ से हम ये कर रहे हैं, ये समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ, आप नहीं बनाएगा। तो ये पहली रो में है, नंबर क्या है, वन, तो वन, x1 -2 x2 प्लस x3, वन समझाने के लिए देता हूँ, इक्वल टू 0। x1 आपके पास निकालना है आपको, x2 आपके पास क्या है, 3, और x3 आपके पास क्या था, -1 इक्वल टू 0। -6 -1 इक्वल टू 0, x1 के आगे आपके पास -7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा आपके पास, 7। तो आपके पास x1 x2 x3 के तीनों के आंसर आ गए। तो आपने क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। आंसर किस तरह लिखेंगे, आपने ऐसे लिखना है कि x1 x2 x3 बराबर है, x1 क्या आया था आपके पास, 7, x2 3, और x1 -1। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अक्सर आप देखेंगे तो इसको इस तरह भी लिखा जाएगा, x1 x2 और x3। क्या आंसर आ गया, 7, 3 और -1। ये दोनों एक ही तरीके हैं लिखने के,
इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखें, वर्टिकली लिखें। ये रॉ फॉर्म में इसका आंसर लिखा हुआ है, कॉलम फॉर्म में इसका आंसर लिखा है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। कुछ एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक रख रहा हूँ कि आप लोग पहले इसको समझ लें, और कोशिश करें, मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ और कोशिश करें कि आप जो है अ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, वो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। या क्या क्वेश्चन है वो आपके पास जो है? ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने रो एक्लॉन फॉर्म को यूज़ करके आपने इसका आंसर निकालना है। ठीक है, या बल्कि एक मिनट रुकें, बल्कि ये वाला रहने दें, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। आप इसकी जगह जो है ये वाला क्वेश्चन कर लें। एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 6y माइनस 5z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। आपने इसका आंसर निकालना है। मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आएगा आखिर में, वो एक्स का आएगा 1, वाई का आएगा 2 और जेड का भी 2 आएगा। आपने इसको रिड्यूस रिड्यूस बोल रहा हूँ, रॉ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से जो मैंने ऊपर कराया है उसको यूज़ करके आपने सॉल्व करना है। तो कोशिश करें आप ये अटैम्प करें, क्योंकि हम यही काम आगे, हमें इस पूरे कोर्स में यही काम करना है, ये रॉ एक्लॉन फॉर्म वाला, ये सॉरी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस वाला। तो अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस कोर्स को पास करने में। तो कोशिश करें ये वीडियो बार बार देखें, और ये वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। मैं और भी आगे जब नए लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें इसी प्रोसेस के ऊपर हम चल रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन करा है इस तरीके से आप ये अटैम्प्ट करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।